बहुत गंभीर सब्जेक्ट है ये, जिसको हम विजन या दृष्टि की बात करते हैं। और भारतीय रंगमंच पिछले 50-60 सालों से जिस विजन से चला है, वो दृष्टि बनने में उसको काफी समय लग गया। और मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा कि मैंने पहले क्या किया या क्या अनुभव किया है या किस तरह का काम किया है, पर उन अनुभवों को आधार बनाकर मैं इन चीजों के बारे में बात जरूर करूंगा कि हमें किस तरह से आगे बढ़ जाना चाहिए। और खास तौर से जो समय हमने पिछले 6-7 महीनों में देखा है, उससे हमें अंदर काफी कुछ बदलने की जरूरत पड़नी है। और मुझे लगता है कि हम लोग काफी बदले भी होंगे, हमारी दृष्टि भी बदली होगी। शुरुआत हम करें तो मुझे लगता है कि हमें जनरेशन टू जनरेशन देखने चाहिए कि थिएटर जो है वो रिजुविनेट कैसे हुआ है, प्रोसेस कैसे रिजुविनेट हुई है, या समय कैसे बदला है। अब हमें थिएटर को अलग दृष्टि से देखने की जरूरत इसलिए भी है शायद, क्योंकि अब समाज का स्वरूप बदल गया है। अब समाज में दूसरी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, हमारी लड़ाइयां भी अलग किस्म की हो गई हैं, और हमारे पैशन भी बदल चुके हैं। अब थिएटर मेरे ख्याल से काफी हद तक व्यावसायिक हो चुका है। मैं शुरुआत करूंगा एक पहले पॉइंट से कि मुझे लगता है कि एज ए थिएटर पर्सन, फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द पर्पस ऑफ थिएटर, कि हम किस पर्पस से थिएटर कर रहे हैं। अगर हम ये अपने स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपना पर्पस कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें उनको ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हम थिएटर क्यों कर रहे हैं, तो पर्पस बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। अभी हम पर्पस हमारे बहुत कुछ बदल चुके हैं, पर्पस हमारे बहुत स्ट्रक्चर्ड हैं, जबकि हिंदुस्तान का पूरा रंगमंच जो चला है वो ग्रुप थिएटर ने चलाया है। और स्ट्रक्चर थिएटर में भी जितने लोग आए हैं वो ग्रुप थिएटर से आए हैं, जिन्होंने बाद में स्ट्रक्चर में जाके अपने को ग्रूम किया और आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि पर्पस सोशली और कल्चरली हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पर्पस क्या है, पर्पस क्या होना चाहिए, या क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है हमारा पर्पस समाज को थिएटर के थ्रू। एजुकेशन में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, या कल्चर में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, या एज ए ह्यूमन हमारे अंदर क्या कंट्रीब्यूशन करता है। जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं इस समय सोशली, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। पर अब हम जो जिस तरह का थिएटर कर रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है और पैशन कम है। उससे हालात ये हो रहे हैं कि हम पर्पस को बदल रहे हैं। मैं अपना उदाहरण इसलिए लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस को आधार बनाना चाह रहा हूँ। जब हम लोग ग्रूम हो रहे थे तो मध्य प्रदेश में भोपाल में भारत भवन की स्थापना हुई थी, और भारत भवन की स्थापना के साथ ही मध्य प्रदेश में एक जन आंदोलन थिएटर का शुरू हुआ था, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड बॉडी जी के साथ एक काम कर रही थी, ट्रेंड हो रही थी और काम कर रही थी लगातार, पर उसके साथ साथ पूरे सराउंडिंग्स में ग्रुप थिएटर भी काम कर रहे थे। उसने एक इंस्पिरेशन एक शहर को दिया था कि कल्चर इस ढंग का भी हो सकता है। तो उस सेंटर के अलावा बाहर लोगों को भी बहुत ग्रूम किया, लोगों को थिएटर देखना या थिएटर समझना या थिएटर का पर्पस से अवगत कराना उस सेंटर ने स्थापित किया। तो वो पर्पस था, क्योंकि कारण जी का विजन बिल्कुल अलग था। कारण जी एक जगह से ट्रेंड हुए थे, और उनके ऊपर अलकाजी का एक विजन था, जिसके थ्रू एक पूरी की पूरी जनरेशन निकली है जिसने थिएटर को एक पर्पस दिया है। हम जब पर्पस लूज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके बाद की जो जनरेशन है उसने पर्पस शायद कहीं लूज किया है। हम थोड़े से इनह्यूमन हो गए हैं अपने ही माध्यम को लेकर। हमने माध्यम के लिए बहुत सारे दूसरे रास्ते तलाश कर लिए हैं। मुझे लगता है कि उन पर्पस को दोबारा देखने की ज़रूरत है। अलकाजी साहब ने एक विज़न था, जिसको हम दृष्टि की बात करते हैं। मैं अपने विज़न की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन अलकाजी साहब का ज़रूर एक विज़न था, और शायद यही वो विज़न था जिसने हिंदुस्तान को कुछ नहीं 20-30 एक ऐसे रंग निर्देशक दिए हैं जो सालों से काम कर रहे हैं। मतलब वो लिस्ट में गिनाना शुरू करूंगा तो आप सब लोगों को पता है। पर उसके बाद एक बहुत बड़ा वक्फा आया है, जिसमें थिएटर जो है वो जन का हिस्सा नहीं रह गया, वो इंडिविजुअल का हिस्सा रह गया। तो हमें पर्पस इसका ये क्लियर करना पड़ेगा कि थिएटर जो है वो व्यक्तिवादी नहीं हो सकता है, वो समाजवादी ही हो सकता है, या समूह का हो सकता है। तो ये जो समूह की अवधारणा है, ये स्ट्रक्चर्ड बॉडी आपको नहीं सिखाएगी। आपका आपका
आपका समूह ही सिखाएगा, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि इमेच्योर थिएटर। लेकिन वो इमेच्योर थिएटर नहीं होता, उसमें उसका सीड बहुत इंस्पायरिंग होता है। उसका सीड ये होता है कि कलेक्टिवली काम करने की एक इच्छा बढ़ती है, जो समाज के लिए बहुत जरूरी है। उस पर्पस से हम थोड़े से डिटोरिएट हुए तो हमें लगता है इस पर्पस को हमें आने वाली जनरेशन को समझाने की जरूरत है कि उससे उनकी ग्रूमिंग क्या हो रही है, वो समझ कैसे रहे। तो पर्पस में आपका हिस्ट्री भी आएगा, आपका एजुकेशन भी आएगा, और आपका सेल्फ ग्रूमिंग भी आएगा, जिसको हम आजकल कोडेड लैंग्वेज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। पर ये सब चीजें होंगी कैसे? इंफॉर्मेशन तो है लोगों के पास, अनुभव नहीं है। रंगमंच एक साकार माध्यम है, जिसको हम कहें एक ऐसा माध्यम है जो जीव से जीव का साबका करता है। इट्स मोर ऑर्गेनिक, इट्स नॉट वर्चुअल और समथिंग एल्स। अभी हम वर्चुअली डिपेंडेंस हैं, हम वी कैन डिस्कस थिंग, पर एक अनुभूति जिसको हम कहते हैं, वो ह्यूमन टू ह्यूमन जो अनुभूति होती है, जो रस निष्पत्ति के रूप में परिवर्तित होती है बाद में, वो अनुभव का आधार एक सेल्फ ग्रूमिंग में, एक एजुकेशन में और एक कल्चर में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ चीज़ें इंफॉर्मेटिव होती हैं और कुछ चीज़ें अनुभवगत होती हैं। तो अनुभवगत होने के लिए उसका ऑर्गेनिक होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर्पस से हमें थिएटर करना चाहिए कि वो अनुभव से गुजरे, ना कि जानकारियों से गुजरे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मेन पर्पस, जिसकी मैं बात करता कि थिएटर का पर्पस क्या है। दूसरा एक बहुत बड़ी बात है कि हम जिस ढंग से देखते हैं समाज को, मैं जिस स्वरूप में पला बड़ा, एक मिडिल क्लास में पला बड़ा, जैसे भी पढ़ा, एक सरकारी स्कूल में पढ़ा और फिर मैं ड्रामा स्कूल आया, लेकिन हमारे शहर में एक पर्पस था बच्चों को ग्रूम करने का। अगर हम लोग स्कूलों में थिएटर नहीं करते थे तब, अब तो स्कूल में भी थिएटर इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन शहर में थिएटर होता था, तो खेलने कूदने के साथ थिएटर उस खेल कूद का एक हिस्सा था। उसमें जाने अनजाने हमारी जो ग्रूमिंग हुई है, अपने साहित्य से, अपने फोक से, अपने लिटरेचर से, अपनी पेंटिंग से, अपने सौंदर्य शास्त्र से, ये सब चीजें ग्रूमिंग आपके अंदर कॉन्शियस अनकॉन्शियस में जाती हैं। हम उस समय उसको डिक्टेट नहीं कर सकते कि इससे हमें क्या फायदा होगा। खासतौर से अभी की जो जनरेशन है, उसे हमें यह कम्युनिकेट करने की जरूरत है कि उस ग्रूमिंग से होकर गुजरना जरूरी है, तभी आपका पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत विस्तृत होगा। तो उस विस्तार के लिए हमें थिएटर के इस पर्पस को और एनहांस करने की जरूरत है कि ये कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है समाज में। जैसे खेलकूद शारीरिक अभ्यास में कम्युनिकेट करता है या एक अपना योगदान देता है, वैसे थिएटर क्या योगदान देता है, ये पर्पस हमें समझने की बहुत जरूरत है। कि एक व्यक्ति का निर्माण साहित्य से होता है, एक व्यक्ति का निर्माण उसके इतिहास से होता है, इतिहास को जानने से होता है। एक व्यक्ति का निर्माण उसके सामाजिक अनुभवों से होता है। एक व्यक्ति का निर्माण उसकी सामाजिक और राजनीतिक समझ से होता है। एक व्यक्ति का निर्माण एक दूसरे ह्यूमन के थ्रू होता है। और यही एकमात्र माध्यम ऐसा है जिसमें व्यक्ति का व्यक्ति से सीधा संबंध होता है। उस व्यक्ति से व्यक्ति का सीधा संबंध मुझे लगता है जब साबित होगा, उसका व्यक्ति का समाज से होगा, उस थिएटर में काम करने वाले का अपनी जनरेशन से होगा, अपनी सोसाइटी से होगा, अपनी हिस्ट्री से होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट दी हम लोग जो अंडरस्टैंड करते हैं, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमारे गुरु हमें पढ़ने के लिए बहुत कहा करते थे कि ये पढ़ो या ये पढ़ो, या आज क्या पढ़ा और आज की क्या खबर है और इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है। अभी की जो जनरेशन है वो उस तरह से अवेयर नहीं है, वो हमारे साहित्य से, लिटरेचर से, फोक से और दूसरे चीज़ों से अनअवेयर है। वो उसके इंफॉर्मेशन में तो है पर उसकी अनुभूतियों में नहीं। तो उसको हमें पर्पस में इंक्लूड करना पड़ेगा कि हम अपने 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 जॉनर में, अपने अपने रीजन में किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे वो युवा वर्ग पूरा उस पर्पस को अडॉप्ट कर सके, उसको समझ सके। क्योंकि बिना कल्चर को और चीज़ों को समझे बिना आर्ट फॉर्म या आर्ट या दृष्टि बन नहीं सकती। दृष्टि बनने का भी एक आधार होना चाहिए, उसके लिए आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा इस बारे में सोचता हूँ कि अगर मेरी ग्रूमिंग ऐसी नहीं हुई होती तो शायद मैं इस ढंग से बात नहीं कर रहा होता। पर वो ग्रूमिंग हुई, उसका आधार एक लंबा आधार है। और हमें इस बात को कम्युनिकेट करना पड़ेगा सोसाइटी को भी कि व्यक्ति निर्माण में, व्यक्ति के एक खास तरह के व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ थिएटर का हो सकता है। तो एजुकेशन सिस्टम में उसका स्वरूप क्या हो, उसका सिलेबस बनाने से नहीं होगा, उसके अवेयरनेस से होगा। अभी मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी थी जिसमें लोकल लैंग्वेज और लोकल को कंट्रीब्यूट करने के लिए बात की गई है।
पर हम लोग मोस्ट ऑफ अस आर रनिंग टुवर्ड्स साइंस सिलेबस की मेथोडोलॉजी में हम फंस रहे हैं, वो जो दूसरों की दी हुई है, जो एक अलग पर्सपेक्टिव में, अलग समाज से, अलग जोग्राफिकल कंडीशन में और अलग बिलीफ से, अलग रिलीजन के बिलीफ से, अलग पॉलिटिकल बिलीफ से तैयार हुई है। तो जो थ्योरियां भी डेवलप हुई हैं वो थ्रू प्रैक्टिस ही हुई हैं। तो उसको प्रैक्टिस का माध्यम बनाएंगे तभी आपकी अपनी थ्योरी जनरेट होगी। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सारी थ्योरियों से ग्रूम हुआ हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द थ्योरी से मैं ग्रूम हुआ हूँ, और उसके बाद ही मेरी मॉड्यूलेशन या मेरा अपना एक मॉड्यूल थिएटर करने का या पढ़ने का बना है, जिसमें मैं अपनी दृष्टि कह सकता हूँ कि हाँ, मैं एक अभिनेता के तौर पर इस तरह से काम करता हूँ। मुझे लगता है इन सब दृष्टियों से देखने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें हम अभी लैक कर गए, इसलिए क्योंकि हम बहुत दूसरी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। समाज में इस समय इतना कुछ फैसिनेटिंग हो रहा है, तो हम उस फैसिनेशन को थिएटर में कैसे लेके आएंगे। मैं बीच में अभी सुन रहा था, वामन सर ने एक बात कही थी कि वो हिस्सा कैसे बनेगा, क्योंकि समाज आजकल जो देख रहा है और जो कर रहा है उसका आधार बिल्कुल अलग है। उसके आधार में उतनी गहराई नहीं है, क्योंकि वो अनभिज्ञ है। ठीक वैसे कि हम जिस चीज़ों के इतिहास के बारे में नहीं जानते उसको हम वर्चुअली समझ जाते हैं, हम गूगल के थ्रू समझ रहे हैं, हम किताबों के थ्रू नहीं समझ रहे हैं, तो हम अपने आप ही लिटरेचर से दूर हो रहे हैं। हमें अपना ओरिजिनल इतिहास भी नहीं पता है, हमें वो इतिहास पता है जो हमें बताया जा रहा है, पर हम क्या लाइब्रेरियों में जाकर उतना वक्त बिता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, नहीं तो थिएटर बहुत सीमित दायरे में हो तो रहा है, और हमारा एक वर्ग भी है जो साथ में खड़ा है और हम सब काम कर रहे हैं, साथ में एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन हम उसको समाज से नहीं जोड़ रहे हैं। तो हमें इस बात से अवेयर होना पड़ेगा कि हम थिएटर को कल्चरली और अपनी संस्कृति या अपनी शिक्षा में कैसे इंक्लूड करें। हमें क्या ज़रूरत है बच्चे को ये समझाने की कि इतिहास क्या है, क्योंकि जब तक वो इतिहास नहीं जानेगा तब तक वो वर्तमान बनाएगा नहीं। पर इतिहास बनाने का तरीका भी अपना हो सकता है। अब वो इतिहास को पढ़ के तो जानेगा नहीं, क्योंकि उसके पास इतना समय भी नहीं है, पर जो हमारा माध्यम है वो बहुत स्ट्रांग माध्यम है, क्योंकि वो विजुअली आपके सामने प्रेजेंट होता है, उसकी अनुभूति सीधे होती है। तो उस इतिहास की परिभाषा को अगर हम नाटकों के थ्रू, हमारी भाषाओं की जो अनिवार्यता है उसको नाटकों के थ्रू, हो क्या रहा है कि अभी लैंग्वेजेस जो है हमारी बड़ी वीक होती जा रही हैं दिन पर दिन। वो इसीलिए क्योंकि हमारा साबका इन सब चीज़ों से रह नहीं गया, तो हमें उसको इंक्लूड करना चाहिए। मुझे हमेशा ऐसा लगता है, कोई एक नाटक अगर आपके अंदर एक तब्दीली पैदा नहीं करता तो फिर आपका थिएटर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर एक नाटक आपको एक विचार देता है, हर एक नाटक आपको एक देखने की दृष्टि देता है, आपको ये समझाता है कि नियति क्या होती है या नियति का अर्थ क्या होता है। जब आप ग्रीक नाटक पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ, ये नियति है, या हम अपने यहाँ के महाभारत से कुछ जुड़े हुए नाटकों के बारे में पढ़ते हैं तो वो नियति है। तो ये सब समझ, अब ये नियति अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है, इस वर्ड को अनुभूति से गुजारना कैसे होगा। वो तो वर्ड का मीनिंग तो आदमी गूगल पे समझ लेगा, लेकिन उसको उसको अडॉप्ट कैसे करेगा, उस डेस्टिनी को समझेगा कैसे, उसके लिए एक बहुत बड़ा आधार हमारा थिएटर हो सकता है। क्योंकि जब वो एक चरित्र करते हुए उस अनुभव से गुजरेगा और एक निर्देशक उसको करवाने की कोशिश करेगा, तो शायद उसकी दृष्टि बदलेगी, उसकी दृष्टि अपने घर जाकर भी बदलेगी, उसको अपनी मदर को, अपने फादर को देखने का शायद नज़रिया भी बदल जाए, उसको अपने दोस्तों को देखने का भी नज़रिया बदल जाए। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, एजुकेशन के लिए मैं बहुत ज़रूरी मानता हूँ, अभी बीच में एक प्रोसेस चली थी, मैं जानबूझकर इन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ, अपने अनुभवों के बारे में और अपनी काम के तरीकों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के बारे में बात होना भी ज़रूरी है। कि अगर इतिहास को क्यों जानना ज़रूरी है, आज की युवा पीढ़ी ये पूछती है कि हमें इतिहास से क्या मतलब, क्योंकि उसके रेफरेंसेस इतिहास में है ही नहीं। क्योंकि वो हमने अपने थिएटर से भी बहुत सारी चीज़ों को और चुनौतियों को कम कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पर वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, और वो तो तब भी एग्जिस्ट कर रहा था, पर अब जिम्मेदारियां हमारी इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या हम जिसको टेलीविजन के पहले का दौर कहते थे फिल्मों का, उसमें खास बात ये थी कि उस समय जो फिल्में बनती थी उसमें काफ़ी सारा साहित्य इन्वॉल्व था। अब वो साहित्य इन्वॉल्व नहीं है, उस रेशियो में तो नहीं है। तो अब वो जो समझ रहा है वो उसी को साहित्य समझ रहा है, या उसी को, जिसको हम कोडेड लैंग्वेज में कहते हैं,
जिसको भ्रम आजकल फैला रखा है रियलिज्म के नाम पे, वो उसी को रियलिज्म समझता है, जबकि रियलिज्म वैसा कुछ है नहीं। तो ये सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इस ग्रूमिंग का होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में उसको डालना, पर साथ साथ उसका पर्पस डालना कि हाँ ये इसलिए ज़रूरी है। एक बच्चा अपने देखने की दृष्टि बने, एक बच्चा अपनी चीज़ों को लेके स्वार्थी ना बन के थोड़ा प्रो बने कि वो शेयर करे। तो दिस शेयरिंग मस्ट बी देयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स। तो वो 11th-12th में इंट्रोड्यूस नहीं करना है उसको, और प्ले के नीचे लाना है उसको। 8th या 9th तक लेके आना पड़ेगा, तब शायद मुझे लगता है कि उनकी ग्रूमिंग 3-4 सालों में होगी, और वो इसको एक खेल की तरह समझेंगे, जो क्रिकेट भी हो सकता है, हॉकी भी हो सकता है, बैडमिंटन भी हो सकता है, लूडो भी हो सकता है, और थिएटर भी हो सकता है। लेकिन फायदा ये होगा कि उसमें उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसमें उसका वैचारिक स्तर बदलेगा। उसको उस ढंग से समझने की बहुत ज़रूरत है, मैं हमेशा मानता हूँ। दूसरा, मेरी बड़ी इच्छा है ये, मैं विजन की बात इसलिए कम कर रहा हूँ, मैं उन इच्छाओं की बात कर रहा हूँ जिनकी पूर्ति थिएटर में होनी चाहिए, या जो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस देश में जितने विद्यालय खुले हैं आज की तारीख में, जो नाट्यकर्म से जुड़ी हुई चीज़ों की शिक्षा देते हैं, उसको रोजगार उन्मुख बनाने की बहुत ज़रूरत है। इस देश में जितने इंस्टीट्यूशन हैं, उतनी ही रेपेटरीज भी इस देश में होनी चाहिए, ताकि वो इंस्टीट्यूशन से निकलने वाले लोग थिएटर में टिकेंगे या काम करेंगे। क्योंकि आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है, जिसको हम सोशल इशू, जिसको हम अवेयर करते हैं। लोगों के पास समय नहीं है, लोग बेरोजगार हैं। तो ये रोजगार उन्मुख कैसे बनेगा, इस दृष्टि में हमारे वरिष्ठों को सोचने की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है हर देश में ऐसा कोई प्लान होना चाहिए। हम लोग इतने समृद्ध लोग हैं, इतने वरिष्ठ लोग हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारा एक से है। हमें लगता है कि हमें इस देश के हर शहर में एक कम से कम एक रेपेटरी तो प्लान करनी चाहिए, जिससे एक युवा वर्ग जो थिएटर में आ रहा है, जो डिप्रेशन होकर शायद चला भी जाता है, जो कहीं कुछ और काम करता है, उसके लिए हमें एक जगह बनानी चाहिए, ताकि वो उससे साबका बने। और साथ ही साथ उस रेपर्टरी के बनने से उस शहर का कल्चर भी अपने आप में प्रमोट होता है। क्योंकि लोग ये समझते हैं, शहर भी उस हिसाब से ग्रूम होता है। जैसे शहर में चिड़ियाघर होता है, या शहर में एक्वेरियम होता है, या शहर में कोई म्यूजियम होता है, जो उस शहर की अभिव्यक्ति बनता है कि हाँ इस शहर में ये एक अभिव्यक्ति है। ठीक उसी तरह शहर में एक रेपर्टरी का स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता लगे कि यार शाम को कुछ लोग कुछ अच्छा काम, कुछ साहित्य से जुड़ा हुआ काम, कुछ विजनरी काम करते हैं, हमें अपने बच्चों को भेजना चाहिए या हमें खुद जाना चाहिए। तो दर्शक वर्ग तैयार होगा, और जब दर्शक वर्ग तैयार होगा तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप डेवलप करेगा। मुझे लगता है कि हमारे सारे वरिष्ठों को इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम थ्रू एजुकेशन, थिएटर की जो भी हम सो कॉल्ड एजुकेशन 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की जो भी कर रहे हैं, उसके थ्रू हम ग्रूम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम उनको कहीं और शिफ्ट करने के लिए कर रहे हैं, और फिर वो वहाँ एक अपनी एक लड़ाई लड़ता है मुंबई में या कहीं और भी, टेलीविजन में, वेब सीरीज में, पर हम उसको थिएटर में रोक तो नहीं पा रहे हैं। तो ये परंपरा पहले भी रही है, लेकिन पहले भी लोग गए हैं तो उन्होंने थिएटर को कुछ जो समय सीखने में दिया है, वही थिएटर को उन्होंने लौटाया भी है। अभी वो दृष्टि रह नहीं गई है। तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड कराना पड़ेगा अपने युवा वर्ग को, कि हम थिएटर, वो थिएटर को कैसे आत्मसात करें, उनकी एक जिम्मेदारी जो थिएटर को लेकर बनती है उसको पूरा करें। जब किसी एक माध्यम को, हमें यह भी समझाना पड़ेगा कि किसी एक माध्यम को जब अपने अपनी टाइम और एनर्जी देते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है कि वो माध्यम आपको रिस्पॉन्ड ना करे, पर वो टाइम और एनर्जी देने का पेशेंस आपके पास होना चाहिए। वो पेशेंस आप अगर अपने स्टूडेंट्स में डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने बेरोजगारों की एक फौज खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो फिर कहीं नहीं होती है, कहीं जॉब कर रही होती है, कहीं एंड ऑफ कोर्स या फिर बॉम्बे जाके स्ट्रगल कर रही होती है। तो हम अपने माध्यम को बड़ा बनाने की जरूरत है, कि ये माध्यम इंपॉर्टेंट क्यों है। इस माध्यम को बड़ा करना पड़ेगा, दूसरे माध्यम से लड़ाई करके नहीं, इसकी अपनी जैविकता को प्रमोट करके, इसके अपने ऑर्गेनिक रवैये को प्रमोट करके, इसके पर्पस को सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से समझने के बाद। क्योंकि जब तक आप इसकी आवश्यकता बनाएंगे नहीं, तो इसकी आपूर्ति कैसे होगी। क्योंकि आमतौर पर लोग थिएटर में जो आते हैं वो शौक से आते हैं, और पैशन उनका बाद में बनता है, लेकिन फिर बाद में उनकी समस्या बेरोजगारी से जुड़ जाती है, और फिर वो कहीं और चले जाते हैं। मैं अपने अनुभव से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है ये सब। पर मैं लकी इस मामले में रहा कि मुझे लोग अच्छे मिले। शायद मैं इसलिए लकी रहा हूँ, और शायद ये बैठकर इसलिए भी बात कर पा रहा हूँ। दूसरी बात, एक इससे इतर बात जो दूसरी करना चाहूंगा मैं, कि इसका स्वरूप कैसा हो। एक स्वरूप तो है जो सालों से चला आ रहा है, अब उस स्वरूप से अवगत होने के लिए लोगों के पास पेशेंस तो है नहीं। तो इसको
बहुत ज़रूरत है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल से बाहर निकालकर एक, वामन जी ने एक बार डिस्कस किया था इस बात को कि एक एक्सीलेंस की तरफ ले जाने की बात जो है कि हाँ आपने ग्रेजुएशन किया है अपने अपने शहर में, तो आप एक अभिनेता के रूप में, एक राइटर के रूप में, एक डायरेक्टर के रूप में एक एक्सीलेंट स्पेस होना चाहिए जिसमें वो अपनी एक्सीलेंसी को और इनहांस कर सके। ऐसी जगहें बनेंगी तब जाके हम किसी सार्थक जगह पर पहुंचेंगे, नहीं तो हम हर बार एक भीड़ इकट्ठी करेंगे और वो भीड़ अपनी चीज़ों से लड़ती रहेगी। और दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम थिएटर करें कैसा। अगर हम अपने स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप थिएटर में, अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने कहीं भी थिएटर करने के लिए या थिएटर में पेशेंस रखने के लिए, थिएटर को समय देने के लिए अगर उनको शिक्षा नहीं दे सकते, तो हम सिर्फ उनको भ्रम दिखा रहे हैं। हमें उस भ्रम से दूर जाना चाहिए, हमें वो भ्रम नहीं दिखाना चाहिए। अगर हम उसका पर्पस या उसको मोटिवेट नहीं कर सकते वो करने के लिए, तो हमारा माध्यम बहुत बड़ा है और उसका इतिहास बाकी सारे माध्यमों से बहुत पुराना है। तो अगर हम अपनी परंपरा को लेकर प्राउड महसूस नहीं करेंगे तो हम ये सब कर नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ साथ इतिहास भी जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतिहास में बहुत कुछ हुआ है और बहुत पॉजिटिव वे में हुआ है, लेकिन वो सारा का सारा समाज का हिस्सा रहा है। इसीलिए उसको ये समझने की ज़रूरत पढ़नी चाहिए कि हबीब साहब रायपुर जाकर काम क्यों करते हैं, लोग अपने रीजनों में जाकर इतने सारा वक्त क्यों देते हैं। रंग दृष्टि बनने में 40 साल लग जाते हैं, तब हम किसी का नाम लेते हैं कि हाँ हबीब साहब की एक रंग दृष्टि थी, या बज्जू बजाज साहब की एक रंग दृष्टि थी, या एम के राणा साहब की एक रंग दृष्टि है, या बंसी गोयल साहब की एक रंग दृष्टि है, भानु भारती साहब की एक रंग दृष्टि है। ये जितने भी नाम हम लेते हैं, हमारे जो आदर्श रहे हैं वो बनी है 40 सालों में, तो उन्होंने उतना डिवोट किया है और उन्होंने पूरी की पूरी एक जनरेशन तैयार की है। पर क्या वो जनरेशन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रही है या उसकी एकेडमिक या सोशल वैल्यूज को समझने की कोशिश कर रही है? नहीं, वो नहीं कर रही है। वो इन्फॉर्मेशन तो है, वो गुजरा हुआ समय तो है, पर उसकी ग्रूमिंग नहीं है। तो थिएटर जो भी है प्रेजेंट का माध्यम है। मैंने सन 86 में बंसी जी के साथ काम करना शुरू किया था, पर वो मेरा 86 का काम था। आज मैं क्या कर रहा हूँ लोग मुझे उस दृष्टि से देखते हैं क्योंकि ये वर्तमान का माध्यम है। आज मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ उसमें 86 नहीं आएगा, वो सिर्फ अनुभव में जुड़ेगा या बायोडाटा में जुड़ेगा। लेकिन हाँ, उस 86 में एक चीज तो थी कि वो उससे मैं प्रोसेस तो समझ सकता हूँ कि वो दृष्टि कैसी थी, उसका अनुभव कैसा था, उस दृष्टि ने मुझे क्या दिया, एज ए स्टूडेंट मुझे क्या दिया, या एक थिएटर के विद्यार्थी के नाते या एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसने मुझे क्या दृष्टि दी। ये सब तो मेरे अंदर गया ही है। वो गया होगा शायद शायद इसीलिए आज मेरी भाषा इस स्वरूप में डेवलप हुई है कि मैं ये सब बात कर पा रहा हूँ या इतना सोच पा रहा हूँ। पर यह दृष्टि तो मुझे थिएटर नहीं दी है कि क्यों मैं कारण जी को बचपन से देख रहा हूँ कि हाँ वो सुबह उठकर रेपेटरी के एक्टर्स को भी म्यूजिक का अभ्यास करा रहे हैं, जबकि वो तो प्रोफेशनल रेपेटरी थी लेकिन वहाँ ट्रेनिंग होती थी। और उस ग्रुप ने करीब 10-12 साल उस रेपेटरी को जिस ढंग से चलाया है, हिंदुस्तान में दूसरी कोई रेपेटरी वो चली नहीं। इसका मतलब कि ये पॉसिबल है, इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है। वहाँ देखी है मैंने लोगों की अभिनेताओं को देखने के लिए दर्शकों की लाइन, वो आज भी पॉसिबल है। मतलब आपके काम का स्तर बदलना चाहिए, काम को नई चुनौतियों से संवारना तो पड़ेगा आपको। अगर आप आधे अधूरे कर रहे हैं उसके उसी स्वरूप में, तो उसका समसामयिक जो आकलन है वो आपको करना पड़ेगा। नहीं तो हमारे यहाँ तो लोग भाषा से ही अनभिज्ञ हो जाते हैं। अंधायुग करने का कोई मतलब नहीं है अगर हमारी जनरेशन को अंधायुग की भाषा ही समझ में नहीं आती, क्योंकि भाषा की ग्रूमिंग उसकी स्कूल में ही नहीं हुई है या कॉलेज में ही नहीं हुई है। तो इसीलिए एजुकेशन का पार्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि जब उसकी भाषा की ग्रूमिंग होगी तब तो उसको हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी नाटक का इतिहास, मराठी नाटक का इतिहास या बंगाली नाटक का इतिहास या उसकी अवधारणा या उसके उसके अचीवमेंट समझ में आएंगे कि लोगों ने कैसे अपनी ज़िंदगियों को चलाया और कैसे काम किया है। और आज वो एक स्थापित जगहों पर है और अच्छे से अपना काम कर रहे हैं और एक नाम लिया हुआ है। पर अब जो है वो दृष्टि पैदा करने की क्षमता शायद हमारी जनरेशन में नहीं रह गई है। क्योंकि मैं ये बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि एक जनरेशन थी अलगाजी साहब की, हबीब साहब की, उत्पल दत्त की, इन सारे वरिष्ठ लोगों की, और उसके बाद की एक पूरी की पूरी जनरेशन 60s और 70s में जो एनएसडी से निकली और बाकी भी जगहों से निकली। उन्होंने इस देश को बहुत थिएटर दिया, मैं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। और उन्होंने इस देश को एक लंबी पीढ़ी दी है जो आज तक अभी तक काम कर रही है। उसके बाद की भी एक पीढ़ी है जिसकी जिम्मेदारी है, जिसको ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को दृष्टि दे
एक हमारी पीढ़ी है जो इन दोनों पीढ़ियों के बाद की एक पीढ़ी है जो जो अपने वरिष्ठों में भी नहीं है और कनिष्ठों में भी नहीं है, लेकिन वो अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे काम करने वालों के लिए जगह बनाना, स्पेसेस बनाना, उनको मौके देना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात विजन की, मैं अपने व्यक्तिगत विजन की बात करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ सबसे ज़्यादा तो मैं बात करूँगा कि एक्टिंग मेथडोलॉजी के बारे में बात करूँगा कि मेरी दृष्टि क्या है, मैं किस टर्म्स पे काम करता हूँ, या मेरी दृष्टि बनी क्या है। मेरी दृष्टि बनने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जो एक लंबी फहरिस्त मेरे जीवन में नाटक करने वालों के लिए है, कि किसी ने मुझे टेक्स्ट की समझ दी है, किसी ने मुझे क्राफ्ट की समझ दी है, किसी ने मुझे बॉडी की समझ दी है, किसी ने मुझे विचार की समझ दी है। एक पूरी की पूरी फहरिस्त है। उस फहरिस्त ने छोटा छोटा बड़ा बड़ा जो भी कंट्रीब्यूशन है उसने लेकर मेरे एक व्यक्तित्व का निर्माण किया है। पर उसके लिए मेरे भी 30-35 साल लग गए हैं इसमें, बचपन से लेकर आज तक। तब शायद मैं इस दृष्टि की बात कर पा रहा हूँ, और शायद मैं ये दृष्टि अपने आने वाली जनरेशन को दे सकता हूँ। और जहाँ तक एक्टिंग को अप्रोच करने की बात है, या एक्टिंग आज का जो तरीका है, सबसे बड़ा भ्रम, मैं दृष्टि की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा भ्रम जो आजकल रियलिज्म को लेकर फैला हुआ है, उसको लोगों ने अपने ढंग से अडॉप्ट कर लिया है कि जो मैं हूं वही रियलिज्म है। जबकि थिएटर, प्रसन्ना जी एक बात कहते हैं कि थिएटर इज अ प्ले। वामन जी कहते हैं इट्स अ क्राफ्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्राफ्ट, यू हैव टू आर्टिकुलेट इट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। इम्प्रोवाइजेशन और एक्सरसाइज में क्या फर्क होता है? अगर मैं एज टीचर अपने स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूं, तो फिर मुझे अपने आप को दोबारा सोचने की जरूरत है। लोग इम्प्रो को एक्सरसाइज समझते हैं, सेल्फ के साथ सेल्फ की तरह ही रहना रियलिज्म समझते हैं। ये सब अवधारणा है। तो खास तौर से एक्टिंग मेथोडोलॉजी में हमारे टाइम पर जो मिसकंसेप्शन फैला हुआ है, या जो एक कंफ्यूजन हमने आने वाली जनरेशन को दे दिया है, उसको सॉल्व करने की जरूरत है, उसको रिजुविनेट करने की जरूरत है, सारी थ्योरीज को दोबारा। क्योंकि अभी की जनरेशन सीधा माइजनर पढ़ती है, स्टेला हेडलर पढ़ती है, पर उसको ये नहीं पता है कि उसका बेस स्टैनिस्लवस्की में छुपा हुआ है, या अपने इतिहास को नहीं टलती कि भारत के नाट्यशास्त्र में भी ट्रुथफुल होने को सात्विक कहा गया है। पर ये अंडरस्टैंडिंग, ये कंपैरेटिव स्टडी, ये थ्रू लिटरेचर, थ्रू नॉलेज, ये देने के लिए एक पूरी पीढ़ी तैयार होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे गुरु ने जो दिया है हमको, हम वो देने की कोशिश तो करते हैं, पर हम भी उसको आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये मेरी जैसी पीढ़ी को सोचने की ज़रूरत है। कि ये जो भ्रांतियां फैली हैं समाज में, क्योंकि इस भ्रांतियां फैलाने के लिए अभिनय को लेकर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं इस दुनिया में, थ्रू वेब सीरीज और थ्रू फिल्म्स और वॉट एवर। ऐसा नहीं कि अच्छा सिनेमा नहीं हो रहा है या अच्छी वेब सीरीज नहीं बन रही, लेकिन जो अवधारणा है मूल, वो तो बदल रही है। तो अगर वो बदल रही है, तो उसमें हम इस अपने इतिहास को, अपने इस लिटरेचर को, अपनी थिएटर प्रैक्टिसेस को कैसे इंक्लूड करेंगे, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। और ये समझाने की जरूरत है, क्योंकि फिर थिएटर ट्रांसफर नहीं होगा। लोग तो इसमें जुड़ते जाएंगे, बहुत सारे लोग आते जाएंगे, चलते जाएंगे, पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 90s के दौर में, 80s से 90s के दौर में, तो हिंदुस्तान में एक बहुत थिएटर मूवमेंट चले हैं काफ़ी, और लोगों ने खूब काम किया है, और उसमें बहुत अलग अलग किस्म के लोग भी जुड़े हैं। आज वो कहाँ है? मुझे लगता है कि हमें उन सबको दोबारा जोड़ने की ज़रूरत है। भले ही वो अपने प्रोफेशन के चलते इन चीज़ों से जुड़ ना पाए, लेकिन हम इवनिंग से तो जोड़ पाए उनको, हम उनकी शामें तो अच्छी कर पाए, ताकि वो भी अपने आप को रिजुविनेट कर पा रहे हैं। और उनका आना हमारे थिएटर को और समृद्ध करेगा, क्योंकि फाइनली हमें दर्शक वर्ग, देखने वाला, करने वाला, सुनने वाला, लिखने वाला, ये सब तो चाहिए। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपना दायरा बढ़ाने की। और वो दायरा बढ़ेगा कैसे? जब तक हम लोगों तक पहुँचेंगे नहीं। हम अपने अपने दायरों में तो ठीक है। और इस तरह के डायलॉग मुझे लगता है, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो सेमिनार्स काफ़ी हुआ करते थे। मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि किर्लोस्कर का एक फेस्टिवल, किर्लोस्कर फेस्टिवल बाल गंधर्व ऑडिटोरियम में होता था पूना में। मैंने उसमें बहुत पहले पार्टिसिपेट किया था 88 में, समथिंग लाइक दैट। और मैंने अपनी ज़िंदगी में वहाँ दुनिया के सारे लोग देखे थे, जो थिएटर के वरिष्ठ लोग हैं, और वो जो डिस्कशन कर रहे थे बहुत पैशनेटली डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने सब लोगों को देखा है जो वरिष्ठ हैं, हबीब साहब से लेके ऑलमोस्ट जो बात की पीढ़ी रही है, उस सबको देखा है, एंड दे हैव ए पैशन फॉर इट। पर वही पूरी की पूरी जनरेशन ने अगर नेक्स्ट जनरेशन को उतना पैशन डेवलप किया होता, तो शायद हम थिएटर को बहुत अलग ढंग से अभी कर पाते। अभी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लड़ाई तो हमारी चल ही रही है जो कोरोना से चल रही है, जिसमें बहुत कुछ शेकी हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं स्ट्रक्चर्ड में रह के थिएटर करने की। हम अनस्ट्रक्चर्ड होके अपने आप को स्ट्रक्चर्ड करने की, स्ट्रक्चर्ड पर डिपेंडेंसी कर रहे हैं। उससे हमें बचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रक्चर ने तो थिएटर डिसाइड किया हुआ है एक किस्म का।
वो तो तय है कि एक एकेडमिक कोर्स है वो करेगा, एक रेपेटरी है वो ये करेगी, लेकिन उससे जो लोग निकल रहे हैं वो बाहर स्ट्रक्चर को बढ़ा नहीं रहे हैं, वो स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम इस देश में संस्थाएं बहुत सारी खोल रहे हैं, लेकिन हम उसको रोजगार उन्मुख नहीं बना रहे हैं। हमें इस देश में अब स्कूलों की ज़रूरत नहीं है, हमें रेपेटरीज की ज़रूरत है, ताकि लोग जुड़ पाएँ, लोग काम कर पाएँ, लोग अपने को रिजुविनेट कर पाएँ, जो वो सीखते हैं उसको आर्टिकुलेट कर पाएँ, उसको समय दे पाएँ। ये समझाना बहुत बेसिक बेसिक सी बात है कि ये समझाना इस पीढ़ी को कि एक डॉक्टर बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए, या कहीं पे भी कुछ करने के लिए, आईएएस की तैयारी के लिए कुछ जो बेसिक मिनिमम 5 6 ईयर्स 7 ईयर्स जो लगते हैं, वो भी क्या माध्यम को देने के लिए हम युवा पीढ़ी को तैयार कर पा रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर पा रहे। तो फिर फिर कोई फायदा ही नहीं है अगर हम यही मैक नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो तो आ रहा है अपने सपने लेके और हम उनको उससे ज्यादा सपने दिखा रहे हैं, हम उसकी तैयारी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है ये करना चाहिए। और दूसरी एक बात, मैं बहुत प्लान करके नहीं आया था, मैंने नोट्स तो बनाए थे काफ़ी सारे, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, बातचीत ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि जो प्लान करके होती है उसमें हम आर्टिकुलेट करते हैं, शायद मैनिपुलेट भी करते हैं कि कोई क्या सोचेगा। मैं उसमें जाता ही नहीं, क्योंकि थिएटर अभिव्यक्ति का माध्यम है, अपने सा ही होना, अपने थ्रू होना, यही इस फील्ड की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो शायद मेरे जो भी थिएटर के वरिष्ठ और कनिष्ठ और दोस्त और साथी जो समझ रहे होंगे कि मैं किस भाषा में, इस भाषा में या इस तरह से इस फ्लो में क्यों बात कर रहा हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मेरे अंदर है वो पैशन, तो वो मेरे बोलने में भी लगेगा। और थिएटर की खास बात है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है, थिएटर हर चीज़ एक्सेप्ट करता है। तो ज़रूरत इसी बात की है। जहाँ तक रंग दृष्टि की बात है, हमें हमें पूरी पूरी एक जनरेशन तैयार करनी पड़ेगी, और उस जनरेशन को कम से कम 5 या 10 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम आने वाली पीढ़ी को इस माध्यम के थ्रू एक बंधा और अच्छा साफ सुथरा स्ट्रक्चर दे पाएंगे। अभी हर आदमी अपने ढंग से काम कर रहा है, सब कर रहे हैं, एवरीबडी इज वर्किंग, बहुत सारे ग्रुप थिएटर हैं। मैं सोच सोच के थक जाता हूँ कि इस देश में जितनी रेपेटरीज हैं, तो वो एक्टर्स कहाँ हैं? तो वो थिएटर में तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ है वो रेपेटरीज के एक्टर्स? इतनी ग्रांटों से उपजी हुई रेपेटरियां हैं, उसमें इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ नहीं तो कम से कम 50,000 एक्टर तो इस देश को होना चाहिए। और वही 50,000 अगर थिएटर करेगा तो माध्यम तो बड़ा हो ही नहीं रहा है, वो तो आ रहा है और जा रहा है। तो हम इस माध्यम में रहने के लिए लोगों को तभी मजबूर कर सकते हैं जब इसमें हमारी एक सैद्धांतिक दृष्टि हो, एक प्रायोगिक दृष्टि हो, और एक एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हों। तो ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर को पूरा बदलने की ज़रूरत है। पहले लोग शौक से करते थे, और इस देश में आप ये भी समझ लीजिए कि जो बाकी जगहों पर कमर्शियल थिएटर भी चला है और बहुत पॉपुलर हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। वाई? क्योंकि उनको उस समाज ने जोड़ के रखा हुआ है, उसको जोड़ने की बहुत ज़रूरत है। बने बनाए ढर्रे पे थिएटर करना कि ये ऐसे ही होगा, उससे बचना पड़ेगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में पर्पस की बात की थी कि वो पर्पस इसीलिए शायद ज़रूरी है कि हमें इस ढंग से सोचना चाहिए। रेपेटरीज होनी चाहिए इस देश में काफ़ी सारी। ये तो एक स्ट्रक्चर्ड बात हो गई। बाकी मैं अपने ढंग से ये बात कहूँगा कि मुझे मेरे एक टीचर ने एक दिन कहा था कि यू शुड रिस्पेक्ट व्हाट यू चूज। ये एक बहुत बड़ी लाइन है जो मेरी ज़िंदगी में घर कर गई है, और ये मुझे बाद में समझ में आई कि जब एक बढ़ई काम करता है तो वो अपने काम का रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो उसने चुन लिया है करना। वैसे ही अगर मैंने अपने को चुन लिया है कि मैं इस माध्यम में काम करूंगा, तो मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब वो रिस्पेक्ट होगी कैसे? वो रिस्पेक्ट कैसे होगी? तो रिस्पेक्ट तभी होगी कि जब मेरा एक सामाजिक सरोकार बनेगा उससे। मैं समाज से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके एक नाटक करता हूँ, तो शायद मैं अपना कंट्रीब्यूशन समाज में करता हूँ। हम लोगों ने एक प्ले किया था HIV पॉजिटिव लोगों पर, उस पर रिसर्च की थी हमने, जो त्रिपुरारी जी ने लिखा था कि हम ये जो समस्या है इसकी अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं। अब उसको एक प्ले के स्ट्रक्चर में देना है तो सोशल समस्या, कि भाई एक सामाजिक समस्या है एड्स होना या HIV होना, पर प्ले के थ्रू ये समझाना कि एड्स और HIV में बहुत फ़र्क होता है, सोशल स्टिग्मा क्या होता है, उससे लोगों को अवेयर कराना, लोगों को सेंसिटिव बनाना। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे लोग म्यूज़िक सुनते हैं तो शांत होते हैं, वैसे ही थिएटर देख के अगर संवेदनशील हो रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त समाज की है, क्योंकि आज हम सबसे ज़्यादा असंवेदनशील समाज में रह रहे हैं। तो हमें बहुत ज़रूरत है ये सब समझने की, बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों को समझने की। कहने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तीसरी एक और चीज़ कि हमें फॉर्म्स को
और लिटरेचर को थोपना नहीं है ऑडियंस पे। हो क्या रहा है कि हम अ, अपने किस्म के थिएटर के लिए अपने फॉर्म्स को थोपते हैं और दर्शक उससे साबका नहीं बना पाता। तो पहले दर्शक की जिंदगियों में जो फॉर्म और लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, पहले आप उससे ही उनको जुड़िए, बाद में अपना कंटेंट थोपिए। उदाहरण स्वरूप कि अगर आपको प्रेमचंद की कहानी करनी है पूस की रात, तो पूस की रात को उसी परिवेश में ही आपको समझाना पड़ेगा। तब आप अंधा युग का पोस्ट मॉडर्निस्ट एजेंडा लेकर पब्लिक के सामने जा सकते हैं, क्योंकि वो अंधा युग को नाटक की तरह नहीं देखता है। जो आम आदमी है ये नाटक वाला ही देखता है कि ये युद्ध की विभीषिका पे लिखा हुआ एक युद्ध विरोधी नाटक है। तो ये तो मैं समझ रहा हूँ, ये हम थिएटर करने वाले समझ रहे हैं। ये हम ऑडियंस को कैसे समझाएंगे कि ये युद्ध की विभीषिका पे लिखा हुआ युद्ध विरोधी नाटक है? वो तो ये समझेगा कि यार ये तो कहीं महाभारत से उठा लिया है। तो फिर उसके लिए हमें महाभारत समझनी पड़ेगी और महाभारत का एसोसिएशन जो समाज से है वो समझना पड़ेगा। तब हम अपने उसमें दृष्टि डाल सकते हैं, जो दृष्टि धर्मवीर भारती ने अंधा युग में दी है। या आषाढ़ का एक दिन जो समाज समझता है वो कैसे समझेगा? आषाढ़ का एक दिन पॉपुलर प्ले हर आदमी करता है, हर निर्देशक ने उसको किया हुआ है, पर अब तो उस लैंग्वेज से उससे लोगों का अटैचमेंट ही नहीं है। तो वो कैसे समझेंगे कि जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से विस्थापन में क्या पीड़ा होती है, वो समझेगा ही नहीं। तो पहले उसको समझाना पड़ेगा कि नहीं, ये कॉलोनाइजेशन में जो चीज़ें बाहर हुई हैं, लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं, वो अपने परिवार से दूर हो रहे हैं, और वो परिवार क्या महसूस कर रहा है। तब तो उसको मल्लिका की पीड़ा समझ में आएगी। नहीं तो वो फिर फैंटेसी है। वो इंस्पिरेशन तो है और बहुत इंस्पायरिंग भी है कि आषाढ़ का पहला दिन और मैं बोल रहा हूँ ना, आई एम लाइकिंग इट, बट आई एम लाइकिंग इट, इज इट गोइंग देयर व्हाट आई एम लाइकिंग? तो what you choose you should respect. That is why here कि if I'm liking something I should share it. तो वो शेयरिंग के लिए माध्यम हमारे पास क्या है? लैंग्वेज, फोक है, उससे जुड़ी इंस्ट्रूमेंट्स, उससे जुड़ा एरिया है। तो जब तक हम अपने अपने एरिया से नहीं जुड़ेंगे, और वो एरिया से तभी जुड़ेंगे कि जब हम अपने अपने एरिया में उतना इन्वेस्ट करेंगे। मैं चूंकि एज एन एक्टर काम करता हूँ, ज़्यादा निर्देशक के रूप में कम काम करता हूँ, पर मुझे ये समस्याएं तो समझ में आती हैं कि अगर मेरे शहर में एक रेपेटरी हो तो मैं शायद अपने शहर चला जाऊं, या मेरे शहर में मेरे पास एक जगह हो तो मैं काम कर सकता हूं। इस दिशा में सोचने की बहुत ज़रूरत है। और बाकी मैं मोरलेस यही समझ रहा था कि मुझे पता था कि यहाँ बहुत सारे वरिष्ठ लोग भी होंगे जो मुझे जानते भी हैं। मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ अपनी बात, क्योंकि मैं आप लोगों से छोटा हूँ, एक युवा पीढ़ी है उनसे थोड़ा सा बड़ा हूँ। तो मेरी जो पीढ़ी है वो बड़ी ट्रांजिशन पीरियड की है, कि जब एक किस्म का थिएटर खत्म हो रहा था और एक नए किस्म का थिएटर आ रहा था। तो हम लोग वही हैं जो केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो बड़े आइसोलेटेड होते हैं, वो बाकी एलिमेंट से बिल्कुल अलग होते हैं। वो हमारी पीढ़ी के हिस्से में आई है, जो जो यही नहीं तय कर पा रही कि उसको फॉलो करना है या इसको करना है। लेकिन हाँ, हमारी पीढ़ी इतने साल से अगर यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, तो शायद उस पुराने इतिहास में, उस गौरवान्वित इतिहास में और आज के इतिहास में या बनते हुए इतिहास के बीच में एक कड़ी का काम कर सकती है। हमारे जैसे लोग शायद उस कम्युनिकेशन का हिस्सा बन सकते हैं। हो सकता है बहुत सारी बात आज की तारीख में रैना सर किसी युवा पीढ़ी को समझाएं और उसको समझना है, लेकिन मेरे जैसे लोग उसका माध्यम बन सकते हैं। हो सकता है वामन सर या बजाज साहब या त्रिपुरारी जी की कोई बातचीत अभी की युवा पीढ़ी को उस स्वरूप में समझ में ना आए जिस स्वरूप में मुझे समझ में आ रही है, लेकिन मैं उसको कम्युनिकेशन करने का दायरा तो बन सकता हूँ। तो हमें अभी और पास आने की ज़रूरत है, और संवाद होने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। हम अपने अपने जॉनर में तो सब बेस्ट है, पर हम कलेक्टिवली बेस्ट कैसे हो सकते हैं, इस बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है। शायद तभी हम एक पूरी की पूरी पीढ़ी को संवार पाएंगे और हम अपने माध्यम को भी बड़ा कर पाएंगे, और शायद वो अचीवमेंट हमारा इतिहास में भी जाएगा। हम अपना इतिहास बनाने के साथ साथ माध्यम का इतिहास बनाने के बारे में जब सोचेंगे, तो शायद हम और बेहतर हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, और हम माध्यम को भी बड़ा कर देंगे, और हम इस समाज को भी ये कम्युनिकेट कर पाएंगे कि ये माध्यम बड़ा क्यों है, या ये माध्यम का क्या कंट्रीब्यूशन है समाज में। तो एजुकेशन में, समाज में हमें अपनी इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी, और वो हमारी इम्पोर्टेंस हमें तभी समझ में आएगी जब हम खुद को देखेंगे और अपने आसपास के लोगों को देखेंगे। हमें इस दिशा में सोचने की बहुत ज़रूरत है। बाकी मैं कुछ नाटकों का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा जिसने मेरी ज़िंदगी में दृष्टियाँ बदली हैं, और आ, आ, काम करने के तरीके बदले हैं, कुछ फॉर्म्स ने बदले हैं, क्योंकि मैं एक्टर हूँ। ये तो मैंने एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में थिएटर की बात की।
कुछ नाटकों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। बचपन में जब हम काम करते थे तो एक प्ले आया था टंकारा का गाना, जहाँ जो बंसी जी ने और राजेश जोशी जी ने लिखा था। वो मेरा पहला प्ले था जिसमें मैंने बहुत बड़ा रोल किया था। छोटा था मैं। अब मैं उस प्ले को देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, आ, वो एक ऐसे प्रदेश की कहानी है जहाँ पानी मांगने के लिए कोड़े खाने पड़ते हैं, खाने को बादल खाते हैं लोग। बहुत इमेजिनरी स्पेस में बहुत रियलिस्टिक नाटक वो था, जिसने मुझे थिएटर के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। उसकी प्रोसेस भी बहुत अच्छी थी। फिर जीवन में ऐसे कई, वोल्गा से गंगा विभा जी ने किया था, उसने कुछ मेरे को दृष्टि बदली। बाकी कारंजी का काम जो मैंने भारत भवन रेपेटरी में देखा अपने बचपन से, उसमें सारे जैसे भी प्ले हुए, घासीराम कोतवाल और हयवदन और मिर्च घटिकम और जितने भी नाटक हुए, और सारे बड़े निर्देशक। और लकी रहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मुझे मौका मिला फिट्स बेनिफिट्स के साथ काम करने के लिए, जो उन्होंने कॉकेशन चौक सर्कल किया था। तब मैं हालांकि छोटा था, लेकिन आई आई हैव लग्जरी टू वॉच हिम एंड सी हिम। उसके बाद एक रेपेटरी ने मेरी दृष्टि ये बदली कि काम ऐसा भी हो सकता है। थिएटर्स, फिल्मों से ज़्यादा अट्रैक्शन मैंने एक्टरों के लिए वहाँ देखा हुआ था। वहाँ एक्टरों के लिए लाइन लगती हुई देखी थी। जब रुद्रदा का प्ले हुआ था फुटबॉल भारत भवन रेपेटरी में, तो मैंने देखा था कि लोग उन एक्टर्स को देखने के लिए, उस प्ले को देखने के लिए हाउस पैक करते थे। मतलब मैं इसलिए थोड़ा मोटिवेटेड और दृष्टिगत रहता हूँ कि मुझे पता है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि आई हैव सीन इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। पर हम उस दिशा में थोड़ा पुश नहीं कर रहे हैं अपने आप को। ऑल दो वो स्ट्रक्चर था, लेकिन उस स्ट्रक्चर में काम करने के लिए भी, स्ट्रक्चर आज की तारीख में बहुत लोगों के पास है, पर वो दृष्टि होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक समाज और एक शहर को खड़ा कर सकें। वो एक प्ले था। फिर मैं एनएसडी आया, मेरे को बहुत सारे टीचर्स मिले और बहुत सारे अनुभव हुए। फिर मुझे त्रिपुरारी जी जैसी टीचर मिली, जिन्होंने मुझे रियलिज्म पढ़ाया और समझाया कि इसको देखने का नज़रिया ये भी हो सकता है। फिर उनके साथ प्ले किया चेरी ऑर्चर्ड, जिसने जिससे मुझे समझ में आया कि यार वेस्टर्न रियलिज्म हमारे रियलिज्म से कैसे अलग है। रॉबिंदा ने एक प्ले किया था शीला श्रृंगार। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे पता ही नहीं था कि बिना शब्दों के भी कोई नाटक हो सकता है, पर उन्होंने किया और उन्होंने करवाया, और पूरा पेंटिंग की तरह वो नाटक चला, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉडी और साउंड था। पर मुझे लगा कि अरे, शब्दों के बिना भी एक संसार गढ़ा जा सकता है, और वो बहुत चला था। तो वो कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में रहा। और फिर हम लोग रेपेटरी में आए, जिसमें हम लोगों ने प्ले किया दीवार में खिड़की, जो मोहन महर्षि जी ने किया। उन्होंने मेरे को पूरा रिजुविनेट कर दिया। मुझे लगा इस नाटक को, विनोद कुमार शुक्ल के इस उपन्यास को नाटक की दृष्टि से देखने में, ये पोएटिक रियलिज्म साला मुझे कैसे समझ में आएगा, पोएटिक रियलिज्म ऑन स्टेज कैसे रिप्रेजेंट करना है। ओह, इसका ये तरीका है। तो थैंक्स टू मोहन जी की उन्होंने मुझे वो नज़र दी। फिर बामन जी का एक प्ले हुआ है जाने मन, जिसने हम लोगों को, जिसको बोलते हैं ना कि मेथड, लोग बहुत मेथड मेथड करते हैं, हमने 3 महीने उसकी मेथड में ही रहे हैं। हालांकि बहुत पीड़ा में रहे हम, लेकिन बड़ा मज़ा आया था। पर वो मेथड क्या होती है और उस मेथड को क्राफ्ट में कैसे इंक्लूड करना है, दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम वामन जी। क्योंकि उन्होंने वो मेथड को इंक्लूड किया रेपेटरी के एक्टर के साथ 3 महीने। फिर एक प्रसन्ना जी जैसा कोई एक्टर, डायरेक्टर आता है और कहता है कि नो, यू शुड डू वन थिंग एट अ टाइम। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी शुड डू वन थिंग एट अ टाइम। इधर यू स्पीक, इधर यू मूव, इधर यू शुड बी फोकस एंड प्ले इट विथ ट्रूथफुल हार्ट। तो कैसे? उन्होंने एक प्ले किया था सीमा पार, जिसमें भारत हिंदू की लाइफ को लेके, और बनारस में जो डेथ का कंसेप्ट है उसको लेके एक प्ले उन्होंने तैयार किया था, इसमें भारत हिंदू अपने लास्ट के 5 डेज में। एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। आई मेरे तो दिमाग बिल्कुल थिएटर करने की दृष्टि बदल गई। इतने सारे फॉर्म्स, इतने सारे लिटरेचर, इतने सारे निर्देशकों की दृष्टि, जिसने मेरे को अलग अलग ढंग से एक ही माध्यम को देखने का नज़रिया दिया, वो मुझे इसके लिए पैशनेट ही करेगा। तो मुझे लगता है कि हम जिस भी किस्म का काम करें, इसलिए शायद हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। या फिर भानु जी ने अभी मुझसे गांधी करवाया, मैं अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं कर सकता एज ए रियलिस्टिक एक्टर कि मैं गांधी लगता हूँ। नहीं, मैंने, पर वो करवाया उन्होंने। तो निर्देशक जो है, निर्देशकों की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। वही अभिनेता बनाते हैं, टीचर और निर्देशक ही अभिनेता बनाते हैं। अगर अभिनेता बनने को तैयार है या सीखने को तैयार है, तो ये कंट्रीब्यूशन थ्रू लिटरेचर, थ्रू फॉर्म, अलग अलग डायरेक्टरों ने, और ये सारे वही डायरेक्टर हैं जो उस पीढ़ी के हैं, जो पीढ़ी अलकाजी ने दी है, या रैना सर हो या बंसी जी हो। इन लोगों ने जो काम जिस ढंग का हमारी पीढ़ी के साथ किया है, उसने हमें इस प्रोफेशन के लिए पैशनेट तो बनाया है और दृष्टि भी दी है। पर हम अपनी जनरेशन को अब क्या ये दे पा रहे हैं, या उनमें ये दृष्टि पैदा कर पा रहे हैं? ये सब कंट्रीब्यूशन है। या फिरोज शाह कोटला में जो भानु जी ने किया था, दैट वाज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट, दैट वाज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट विद द एक्टर्स इन दिस स्पेस।
जो फिरोज शाह कोटला का तो अपना इतिहास रहा है, अलकाजी साहब ने भी किया है, रैना जी ने भी किया है, लेकिन इतने सालों बाद उसको रिजुविनेट किया और उसका उसकी भव्यता, उसका ग्लैमर, उसकी पॉपुलैरिटी अपने पीक पे थी। तो इट मीन्स क्या, हमारे मंसूबों में कंगाली है। मंसूबे बड़े रखेंगे तो शायद हम माध्यम को बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि वहां हर रोज 2000 आदमी आता था उस नाटक को देखने के लिए। तो अगर वो डेली का इवेंट बनता, हर साल का इवेंट बनता, तो वो अभी दिल्ली का कल्चर बन चुका होता। तो वो कल्चर और टूरिज्म का हिस्सा, समाज का हिस्सा, एजुकेशन का हिस्सा, ये सब जब तक नहीं बनेगा, और ये तभी बन सकता है कि जब हम उस दिशा में सोचें। और मैं खास तौर से उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी उठा रहा हूं, पर मेरे पास मौके होने चाहिए। रंग दृष्टि कैसे बनती है? हम जिन रंग दृष्टियों पे आज की तारीख में किताबें पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं, पर वो रंग दृष्टि हमारी कैसे बनेगी? जब तक हम गुजरेंगे नहीं तब तक कैसे बनेगी? इन सब चीज़ों को समझने की बहुत आवश्यकता है। थिएटर को अलग ढंग से देखने की ज़रूरत है, दोबारा से एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है, वर्चुअल माध्यम से, फिजिकली, जैसे भी हो, एक दूसरे से संवाद करना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग ग्रो कर रहे थे तो दुनिया के सारे बड़े निर्देशकों का आपस में संवाद बहुत था, सबका सबसे संवाद था, क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट था, लेकिन रिस्पेक्ट पूरी थी। आज हम उस दायरे को खत्म कर चुके हैं। आजकल क्रिएटिव डिसरिस्पेक्ट ह्यूमन डिसरिस्पेक्ट में बदल गई है। नहीं, इससे हमें बाहर आना चाहिए, क्योंकि हमारे माध्यम की खास यही बात है कि हमारे माध्यम हर पर्सपेक्टिव को स्वीकारता है, उसे रिसीव करता है, वो रिसेप्टिव है। तो हमारे क्रिएटिव डिस एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन हम कम से कम साथ एक रंग दृष्टि, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक थ्रू एजुकेशन, थ्रू कल्चर, थ्रू फोक, थ्रू लैंग्वेज, इन सब को लेके तो एक कलेक्टिव काम कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरों को कि ये इस ढंग से होगा, इससे ये फायदा होगा। अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो माध्यम हमारा आइसोलेटेड ही रहेगा। हम आज भी उन्हीं चीज़ों से लड़ रहे हैं कि लोग टिकट नहीं लेते। नहीं, हम क्या काम कर रहे हैं वैसा कि टिकट लें? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं वैसा। तो हमें दोबारा रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। मैं इतने साल काम करके मैं आज भी अपने आप को पूरी तरह से रिजुविनेट करने की तैयारी हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि नई पीढ़ी किस ढंग से सोच रही है, नए निर्देशक क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मैं उनके लिए मटेरियल हूँ कि नहीं हूँ। तो हमें वो जो मटेरियल हमारे पास आ रहा है, जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको दुनिया का ज्ञान नहीं है, जिसको इतिहास का ज्ञान नहीं है, जिसको कल्चर का ज्ञान नहीं है, उसको हम कैसे अवगत कराएं। और जब तक हम इन सब चीज़ों से इन सबको अवगत नहीं कराएंगे, हम थिएटर का उद्धार तो नहीं कर सकते। हम फिर धीरे धीरे एक पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार करेंगे जो बेरोजगारी की तरफ बढ़ेगी। तो थिंक क्रिएटिव एस्पेक्ट, उसका जो प्रॉस्पेरिटी, वो एस्पेक्ट, विजनरी एस्पेक्ट, इन सबको कलेक्टिव। और इसके लिए मुझे लगता है कि हमारे सारे वरिष्ठ लोगों को एक साथ बैठना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद दूंगा नटरंग जम्मू का और बलवंत सर का कि उन्होंने मुझे आज ही प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं इतनी सारी बातें यहाँ रख सकूं। और मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो भविष्य में ज़रूर कोई ऐसा सेमिनार करें जहाँ इन सबको बुलाएं, हमारी पीढ़ी को भी बुलाएं और युवा पीढ़ी उसको बैठ के सुने, ताकि हम कोई ताना वाना बुन सकें, एक नया ताना बाना बुन सकें। क्योंकि गाइडेंस की ज़रूरत हमको होगी, हम वो गाइडेंस पास ऑन करेंगे, तभी हम एक रेगुलरिटी बना पाएंगे। नहीं तो इस पेंडेमिक ने तो हमें आइसोलेट कर ही दिया है। हम किस तरह के काम में लग गए हैं या लगने जा रहे हैं, हमारे सामने दरवाजे तो अब वैसे भी छोटे हो गए हैं। अब उन दरवाज़ों को दोबारा से खोलने की ज़रूरत है, दोबारा से समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। बाकी प्रोसेस वाइज बहुत सारे कंसेप्ट्स इस फील्ड में चल रहे हैं जो वर्ड्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो एक्चुअल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। उन कंसेप्ट्स को लेके मुझे लगता है बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में शब्द जो है वो फेंक दिए जाते हैं, उनके अनुभव नहीं होते हैं। वो कैसे होंगे जब तक बात नहीं होगी? तो डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है आपस में एक दूसरे से, या मेरा अपनी जनरेशन से, अपने से छोटी जनरेशन से, मेरा आपसे, मेरा जितना अपने गुरुओं से डायलॉग होगा, कम्युनिकेशन होगा माध्यम को लेकर, शायद मैं उतना ही कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। क्योंकि एक का विजन होगा, दूसरी की एनर्जी होगी और तीसरे का पावर होगा, सारा मिलके ही बनेगा। पर उसके लिए हमें जुड़ना पड़ेगा और वो जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। बाकी काम तो इतने ढंग के मैंने किए हैं अपने ज़िंदगी में, मैं एक एक को गिनाना शुरू करूँ, हर एक नाटक अपने आप में एक पूरी की पूरी प्रोसेस है, पूरी की पूरी थीसिस है। तो करीब 150 नाटकों में काम किया हूँ, मेन रोल किया हूँ, जो भी किया हूँ, रेपटरी में रहा हूँ, सब किया हूँ। पर उन अनुभवों ने मुझे, मेरे साथ ये एक अच्छी चीज़ की कि मुझे कभी
मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूँ कि मुझे कभी मोटिवेट नहीं किया कि मैं जाके फिल्म में कुछ काम करूँ या करूँ, बहुत इंस्पायर नहीं करता मुझे। ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहता, पर मैंने इस फील्ड में ग्लैमर देखा है, और ये मैं एक्सपीरियंस अपने उन युवा साथियों से करना चाहता हूँ कि थिएटर में भी ये पॉसिबिलिटी है कि जब आप ऑडिटोरियम से शो करके निकले तो हज़ारों की भीड़ आपके साइन करने के लिए खड़ी हो, आपका फ़ोटो लेने के लिए खड़ी हो। यू कैन सी इट, यू कैन फेस इट, बट फॉर उसके लिए आपके पास वो कंटेंट होना चाहिए, वो पेशेंस होना चाहिए, और वो धैर्य होना चाहिए जो आप दे सके माध्यम को। क्योंकि कोई भी माध्यम जो आपके समय और एनर्जी ले रहा है और टाइम ले रहा है, वो माध्यम पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको रिस्पॉन्ड ना करे। आप एक गड्ढा भी खोदना शुरू करेंगे तो भी उससे पानी निकलेगा, पर हम क्या वो समय देने को तैयार हैं या नहीं है, ये मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करना चाहूँगा। बाकी अभी इस वक्त और कुछ दिमाग में तो आ नहीं रहा। अगर मैं प्रोसेस दर प्रोसेस, प्ले दर प्ले चलूँगा तो वो बहुत डिटेल्ड लंबा कुछ हो जाएगा। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि पर्पस और सोशल रिलेवेंस और इन सब चीज़ों के बारे में मुझे लगता है कि इसकी एकेडमिक वैल्यूज़ को और बढ़ाने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे कॉलेजेस में, कुछ स्ट्रक्चर में, उनके सिलेबस में, उनकी ग्रूमिंग में थोड़ा सा इसको पुश करने की और मुझे लगता है कि ज़रूरत है, कि ताकि लोग उसको एमए से, पीएचडी से बाहर लेके आएँ और आगे बढ़ें। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि सब्जेक्ट पे पीएचडी और ये सब चीज़ें बहुत हो रही हैं, लेकिन उसका सरोकार नहीं बन रहा है। तो जब तक उसका सामाजिक सरोकार ही नहीं है तो फिर वो अकादमी का ही हिस्सा है। ठीक वैसे जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं, तो फिर थिएटर में इंजीनियरिंग करके क्यों आता है आदमी? शायद वो कुछ तलाश रहा होता है। तो वो तलाश हमें पूरी करनी पड़ेगी, समाज की, लोगों की, अपने आने वाली पीढ़ियों की। तो इस दिशा में इस ढंग से सोचने की बहुत ज़रूरत है। बाकी अभी तो मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा है। आई होप कि मैंने जो शेयर किया वो आपको ठीक लगा होगा, या समझ में आया होगा कि मैं इस पीढ़ी का अभिनेता जो जो ना वरिष्ठ है ना कनिष्ठ है, वो किस ढंग से सोच रहा है, जो इस माध्यम में काम कर रहा है। शायद शेयरिंग बढ़ेगी तो हम लोग और बेहतर होंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। दैट्स ऑल आई थिंक। अब इससे ज़्यादा तो कहने को कुछ बचा नहीं मेरे पास। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बोलता तो मैं रहूँगा लगातार। एंड आई रियली थैंक यू एवरीवन फॉर दिस। मुझे लगता है कि शायद इस तरह की बातचीत हो तो हम अपने शेल से भी बाहर आते हैं और एक दूसरे को जगह देते हैं और सुनते हैं। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू नटरंग, एंड थैंक यू बलवंत सर फॉर recognizing me and appreciating me and asking me to have a session with you. I'm really grateful for you. Anything you want to ask, you can ask. Uh, आवाज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? आवाज को तो अच्छा बेस बनाने के लिए ओम का जाप जरूरी है। हाँ जी, ओम का जाप भी ज़रूरी है। वॉइस एक्सरसाइज का अपना पूरा टेक्निक है और उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और बहुत दूसरी चीज़ों को छोड़ने की भी ज़रूरत है। ओम का जाप तो आप कभी भी कर सकते हैं, तो पर यू हैव टू डू लॉट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर द सेम। क्योंकि आवाज़ सीधे अपने आप में ठीक नहीं होती। आवाज़ के पीछे सबसे मेन जो सोर्स होता है वो ब्रीदिंग होता है। तो उस ब्रीदिंग को आप कैसे आर्टिकुलेट करते हैं, तो आवाज़ से पहले आप अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल और आर्टिकुलेट करना सीखना ज़रूरी है, कि आप कैसे अपने ब्रीदिंग को लंबा कर सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं। और जितना आप अपने ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपका रेजोनेटर्स जो है वो चार्ज होते जाएंगे, और जितना आपका लोअर रेजोनेटर्स चार्ज रहेगा उतना ही आपका बेस अच्छा होगा। तो सबसे पहले आपको ब्रीदिंग से शुरू करना चाहिए। सीधे आवाज़ से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, फिर वॉइस एक्सरसाइज कीजिए, देन इट विल रिफ्लेक्ट इन योर स्पीच। और नए लोगों के लिए एक सवाल आया था कि नए आर्टिस्ट को आप क्या कहना चाहते हैं। मैं नए आर्टिस्ट को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितने भी यंगस्टर्स हमारे आ रहे हैं, हैव पेशेंस। क्योंकि बिना धैर्य के आपको कुछ अचीव नहीं होगा। थिएटर करना, एक्टिंग करना अपने आप में एक साधना है। तो थोड़ा अपने को समय दीजिए और अपने को थोड़ा टाइम देने की कोशिश कीजिए। तुरंत मत कूजिए कि आज मैंने ये सीख लिया तो कल मैं ये सीख जाऊंगा। क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि एक्टिंग करने के लिए इंटेलिजेंट माइंड और इनोसेंट हार्ट होने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि हार्ट अपने आप में ही इनोसेंट होता है, पर वो भी करप्ट हो सकता है। तो वो इनोसेंसी जो आपके अंदर है उसको बरकरार रखिए।
क्योंकि जो आपके अंदर इनोसेंसी है वही आपको इंस्पायर रखेगी, मोटिवेटेड रखेगी और ऑर्गेनिक रखेगी एक्टिंग करने के लिए। क्योंकि हमारे पास और कोई तो टूल्स होता नहीं ना। लिखने वाला लिख देता है, डायरेक्टर ब्लॉकिंग बता ही देता है, सेट डिजाइन हो ही जाती है। हम क्या करते हैं, हमारे पास सिर्फ हमारा दिल और दिमाग होता है। तो बॉडी, माइंड और सोल, ये तीन चीजों की बहुत कोऑर्डिनेटेड जरूरत होती है। हाय हाय चमन, हाउ आर यू? Oh, Sunil Palwal ji, talk about your preparation work from first reading to first show. Also, you take on realistic acting. You take on realistic acting. I would rather say, मैं उल्टे से शुरू करूंगा कि realistic acting, realism is also kind of a form. प्रसन्ना जी इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड कहते हैं कि you have to play truthfully. जैसे कि एक बड़ा कोटेशन है कि acting is all about playing truthfully in imaginary circumstances. So after all, you have to aware that you are doing it for someone. तो उसका जो वो एक रियलिस्टिक सेट ऑफ माइंड है कि मैं वैसा ही रहूं, वो तो रहता ही नहीं है। आफ्टर ऑल यू आर डूइंग इट इन अ पर्टिकुलर फ्रेम और स्टेज और समवेयर देयर। तो रियलिज्म, बीइंग विथ योर सेल्फ कैन बी रियलिज्म फॉर सम कैरेक्टर्स, बट रियलिस्टिक, इट्स जैसे हम बोलते हैं ना कि रियलिस्टिक लॉजिक होना चाहिए। आई डोंट लाइक समवन, उसका एक रियलिस्टिक लॉजिक होता है, पर उसका अपने पीछे एक रीजनिंग होता है। तो दैट रीजन हैज टू बी क्लियर। इसलिए हम एक्टिंग को फॉर्म की तरह लेके, और प्रिपरेशन फ्रॉम रीडिंग, रीडिंग से तो शो करने तक की प्रिपरेशन जो होती है वो पहले रीडिंग से शुरू होती है, पहले मीनिंग से शुरू होती है, फिर डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन होता है, देन इट कम्स टू योर ओपिनियन अबाउट द कैरेक्टर, देन द फॉर्म ऑफ द प्ले। फिर आप उसमें अकोमोडेट करते हैं, फिर अपनी बॉडी इवॉल्व करते हैं, माइंड इवॉल्व करते हैं, कैरेक्टराइजेशंस करते हैं, एंड देन यू गो आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर मंथ्स एंड देन यू गो फॉर परफॉर्मेंस। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन फ्यू वर्ड्स। फिल्म देखकर थिएटर की एक्टिंग सीखी जा सकती है। मेरा ये मानना है कि फिल्म और थिएटर की एक्टिंग को ऐसे कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। फर्क सिर्फ कैमरे और दर्शकों का ही है। आप एक्टिंग कैसे भी कीजिए, आपकी रीजनिंग तो वहीं रहेगी, आप फिल्म एक्टिंग करें या थिएटर एक्टिंग करें। हाँ, फिल्म में ये होगा कि आपके सामने कैमरा लगा होगा, आपके सामने को एक्टर नहीं होगा, बल्कि फिल्म में कैमरे के सामने विदाउट को एक्टर काम करना बल्कि और डिफिकल्ट है। थिएटर में तो आपके पास को एक्टर होगा या डायरेक्टर क्यों देगा या कोई देगा, लेकिन फर्क रीजनिंग में तो कोई फर्क नहीं है। बाकी फिल्म का अपना एक क्राफ्ट है, उसकी अपनी एक टेक्नोलॉजी है जो एग्जिस्ट करती है, वो आपको समझने की जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसे थिएटर का एक क्राफ्ट है, उसका अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है और अपना एक तरीका है। तो फिल्म देखकर एक्टिंग नहीं सीखी जा सकती, लेकिन फिल्म देखकर ये तो समझा ही जा सकता है कि अच्छा क्या हो रहा है। फिल्म जब आप देखते हैं और कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि वो चीज़ आपको अच्छी क्यों लग रही है, वो आपके मन और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डाल रही है, तब आपको वो अच्छा या बुरा लगता है। हर चीज़ से आप आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो फिल्म देखकर ये तो ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत अच्छी फिल्में ही बनती हैं, बहुत बड़े बढ़िया बढ़िया फिल्म बनी है। टॉम हैंक्स जो एक्टर है वो फिल्म में भी अच्छा है, थिएटर में भी वो अगर करेगा तो अच्छा ही करेगा। या हमारे पुराने जो ब्रिटिश एक्टर्स रहे हैं, और यूरोप में तो फिल्म और थिएटर एक्टिंग में से डिफ्रेंशिएट नहीं है, बहुत कम है ऐसा। जो फिल्म के अच्छे एक्टर हैं वो थिएटर के भी अच्छे एक्टर हैं। तो ये डिफरेंशिएट, फिल्म देखकर थिएटर की एक्टिंग नहीं सीखी जा सकती। वहाँ पे कैमरामैन होता है, डायरेक्टर होता है, बाद में एडिटर होता है, और थिएटर के एक्टिंग में टीचर होता है और डायरेक्टर होता है। और मुझे लगता है कि थिएटर में टीचर और डायरेक्टर की होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। Who's this gypsy? Welcome back, sir. Hi, how are you? Thank you. Anything else? Like inclusive education, it is possible inclusive participation in theater. Inclusive education. Possible inclusive participation. आपका सवाल थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया पूरी तरह से। इंक्लूसिव एजुकेशन,
इट इज पॉसिबल इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज। थोड़ा उसका फॉर्मेट करना पड़ेगा बस। आई थिंक इट इज पॉसिबल। यू वांट टू से कि इंक्लूड करना एजुकेशन में थिएटर को पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आप एजुकेशन का पैटर्न आप थोड़ा सा बदल सकते हैं। आप विजुअल आर्ट के थ्रू भी हिस्ट्री समझा सकते हैं, विजुअल आर्ट के थ्रू भी अवेयर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम गांधी के बारे में जानते हैं तो गांधी के बारे में कोई प्ले लिखा है उसके उसके थ्रू जानते हैं, गांधी की विचारधारा समझते हैं। तो उसके लिए फिर अगर हम गांधी की सत्य के प्रयोग पे कोई नाटक बनाए तो वो शायद ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा और ज़्यादा अनुभूतिगत होगा बनस्पत उस किताब को सिर्फ पढ़ लेने से। आई थिंक यू आर। हेलो चमन, आई सॉ यू, सॉरी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। देखिए आपके जो टीचर हैं, मुझे नहीं पता किसने क्या कहा है। देखो सलमान खान शाहरुख खान को एक्टिंग नहीं आती, इस बारे में आपका क्या विचार है? मैं इस बारे में पढ़ता नहीं हूँ। वो उस माध्यम के लिए वो एक्टर्स हैं और मेरी व्यक्तिगत राय इस मामले में थोड़ी अलग है, क्योंकि जिस दिन आप एक्टिंग को समझने लगेंगे तो आपकी राय अपने आप बन जाएगी। वो इसलिए क्योंकि सलमान खान स्टार है, उसका फैन फॉलोइंग है, उसका एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट है सोसाइटी में थ्रू इज इमेज। बट आप ये समझ लीजिए कि सलमान खान रिमेन सलमान खान। सलमान खान इज बजरंगी भाईजान, सलमान खान इज इन वॉट एवर फिल्म, सलमान खान इन फला फिल्म, इट इज सलमान खान। तो दो फर्क है एक्टिंग को अप्रोच। इट्स मी हु लाफ लाइक कैरेक्टर और इट्स कैरेक्टर हु लाफ लाइक मी, ये वाइस वर्सा प्रोसेस है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन करना, हालांकि शाहरुख खान फिर भी ट्राई करते हैं। मुझे लगता है कि शाहरुख की जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो स्वदेश में थी, वहाँ मैं कह सकता हूँ कोई आई एडमायर हिम एज एन एक्टर। स्वदेश में या जो चक दे आई थी उसमें, वेयर ही वाज ट्राइंग समथिंग एल्स। फिल्म की दुनिया से कोई ऐसे मत समझो आप जो भी है, मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्म में एक्टर जो बेचारे काम करना भी चाहते हैं ना, उनकी मजबूरी भी है। वो जिस तरह का काम से क्लिक कर जाते हैं उनको उसी तरह का काम मिलता है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जो बेचने के लिए खरीदार वहाँ बेचने के लिए बैठा हुआ है वो उनसे वही करवाएगा, क्योंकि वही बिकता है। पर ऐसा नहीं कि उनमें पॉसिबिलिटी नहीं है, हम ऐसे नकार नहीं सकते। और शाहरुख खान तो काफ़ी थिएटर करके गए हैं, तो हम ऐसे एकदम से किसी को नकार नहीं सकते। पर होता क्या है कि उनकी जैसी इमेज बन जाती है, फिर उसी को उनको कैरी करना पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वहीं से होता है। और दूसरा बात, बिजनेस बहुत बड़ी चीज़ है, बिजनेस रूल करता है वहाँ। तो वो जो आपके टीचर कहते हैं उनका अपनी राय है, उनकी व्यक्तिगत। पर कौन एक्टर है कौन नहीं है, हमारी फील्ड में सबसे खास बात, कोई ये तय नहीं कर सकता कि ये अच्छा थिएटर है और ये बुरा थिएटर है। ठीक वैसे ही ये अच्छी एक्टिंग है और ये खराब एक्टिंग है। जो ये बात बोलता है वो बहुत गधा होता है, क्योंकि हमारी फील्ड ही एक फील्ड ऐसी है जिसका बॉर्डर नहीं है, जो अनंत है। तो जो मुझे अच्छा लगता है मेरे लिए वो अच्छी एक्टिंग है, जो तुमको अच्छा लगता है, पर हाँ उसकी पर्पस होना और वो होना, उसके लिए थोड़ा विजनरी होना जरूरत है। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हाँ यासीन, चिल्ड्रन थिएटर के बारे में, हालांकि मेरा चिल्ड्रन थिएटर जॉनर नहीं रहा है, लेकिन मैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट हमेशा थिएटर में आया हूँ। तो मुझे इतना समझ में आता है कि एक चाइल्ड की ग्रूमिंग थिएटर में कैसे हो सकती है। और मुझे ये भी समझ में आता है कि चिल्ड्रन थिएटर जो है ना, कभी भी यंग लोगों को, युवा लोगों को तुरंत नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रन थिएटर हमेशा मैच्योर लोगों को करना चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन बच्चों से डील करने के लिए आपके अंदर अपनी मैच्योरिटी और आपका प्लान मॉड्यूल बहुत अच्छा होना चाहिए। यू कांट इम्प्रोवाइज विद चिल्ड्रंस, क्योंकि आप जो भी बात बोलते हैं वो बच्चा उसको कैसे रिसीव करेगा आप, इसलिए चाइल्ड साइकोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी है चिल्ड्रन थिएटर एजुकेशन के लिए। तो मैं ये बिल्कुल दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग बच्चों के साथ काम करते हैं वो अपने को उस बच्चों के हिसाब से ट्रेंड करें। जैसे मैं बच्चों के साथ काम नहीं करता क्योंकि मुझे फियर रहता है। तो चिल्ड्रन थिएटर इज ऑल अबाउट बीइंग मोर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज आप किसी बनते हुए व्यक्तित्व के हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप जो कहेंगे, क्योंकि वो चिल्ड्रन सलमान खान की फिल्म भी देखता है और आप जो कहेंगे वो उसको भी देखता है,
तो हमारे लिए चिल्ड्रन थिएटर थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यंग आदमी को तो आप डांट भी सकते हो, आपको ये नहीं पता कि बच्चा उसको कैसे लेगा। तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है। ठीक वैसे ही जैसे एक्टरों को एक्टिंग मेथोडोलॉजी सिखाने से पहले उनके सेल्फ को जानना ज़रूरी है। हर आदमी पे स्टानिस्लावस्की नहीं थोपा जा सकता, हर आदमी पे ग्रोटोवस्की भी नहीं थोपा जा सकता, हर आदमी पे माइजनर भी नहीं थोपा जा सकता। आपको देखना पड़ेगा कि वो समझता क्या है। वॉट इज इन इट, वॉट इज इन, यासीन में समझा नहीं। हमारे देश में अभी चिल्ड्रन थिएटर का पर्सपेक्टिव काफ़ी बड़ा है, और मुझे लगता है कि चाइल्ड चिल्ड्रन एजुकेशन में थिएटर की जैसे हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हम लोग के यहाँ ट्रेनीज आते थे। आप लोग को याद होगा जब मिडिल स्कूल में होते हैं ना, तो कोई ट्रेनिंग टीचर आते हैं जो एक 3 महीने में एक बार आते हैं, जिनकी ट्रेनिंग चल रही होती है, तो वो स्कूल का विजिट करते हैं। तो वो एक अच्छा सिस्टम था हमारे यहाँ कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो वो जो चिल्ड्रन थिएटर में टीचर्स ट्रेनिंग होती है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चाइल्ड साइकोलॉजी। उसमें डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, उसमें साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, उसमें सिर्फ थिएटर प्रैक्टिशनर का होना ज़रूरी नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक यासीन तुम समझ गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी चिल्ड्रन थिएटर तो ज़रूर होना चाहिए, उसकी आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ग्रूमिंग में तो हेल्प करता ही करता है। कम से कम अपने बाल साहित्य से तो उनको अवगत करा ही सकते हैं, उनको समझा तो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। हेलो यासीन। जिप्सी एब्सोल्युटली राइट सर। ओह अच्छा, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? हाँ मुकेश, मैं ठीक हूँ। थैंक यू। थैंक यू बाबा। इस समय सबकी आवाज़ें अपने आप ही दब चुकी हैं, बैठ चुकी हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत अजीब सा है। कोई ना, ठीक हो जाएगा। तो नीरज जी, यासीन जी, आई थिंक सवाल सारे ख़त्म हो चुके हैं, और किसी को कुछ पूछना है तो। हम्म, हेलो शो, हम लोग अब इसको कंक्लूड करें सर? बस मैं इतना कहना चाहूँगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, थोड़ा युवा पीढ़ी को ज़रूर कहना चाहूँगा कि थोड़ा पेशेंस रखें, और वरिष्ठों को कहना चाहूँगा कि थोड़े और बेहतर मौके बनाएं। बाकी मैं इस इनिशिएटिव को बहुत अच्छी बात कहूँगा, क्योंकि अभी इस पेंडेमिक ने ये अच्छा किया कि हमें वर्चुअली जोड़ने की शुरुआत की, तो मैं इस इनिशिएटिव को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। ये जो डायलॉग की स्थिति बनी है, क्या नटरंग जम्मू ने शुरुआत की है, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि नटरंग जम्मू से मेरा डायरेक्ट कभी साबका रहा नहीं, लेकिन एक अलग किस्म का रिश्ता रहा है। सर आपसे मिलता रहा हूँ, आपसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म की बातें होती रही हैं। बाकी आरुषि एक वर्कशॉप में थी मेरे साथ, तो
तो नटरंग जम्मू को आप लोगों के ही थ्रू मैं जानता हूँ, मेरा कभी साबका तो हुआ नहीं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि मैं इस संस्था का नाम काफ़ी सालों से जानता हूँ। हम लोग जब थिएटर करते थे और तो आपका नाम सुना हुआ था। और आज भी ये संस्था इस तरह का इनिशिएटिव लेके काम कर रही है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आके। मैं नटरंग जम्मू के पूरे समूह को अपनी तरफ से बधाई दूंगा और थैंक यू कहूँगा कि आपने मुझे बुलाया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें मुझे आज कोऑर्डिनेट किया, यासीन को और नीरज जी को और सबको। मुझे बेहद खुशी हुई एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल। और बाकी उन सबको जिन्होंने मुझे इतनी देर सुना। बाकी आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं और कोई सवालात हैं। मुझे लगा कि शायद आज जो बात मैंने की है या जिस ढंग से की है, मुझे लगता है तरीका यही होना चाहिए। थिएटर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा विचारों की उत्पादकता बनी रहे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा नटरंग समूह जम्मू का और उन सभी का जिन्होंने मुझे में सवाल किए या जिनके सवालों के जवाब मैं दे पाया और अपने विचार रख पाया। और इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए मैं नटरंग का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और निकट भविष्य में हम ज़रूर मिलेंगे जब हालात ठीक होंगे। सो आई वुड लव टू कम टू जम्मू सर, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, बिप्सी तो मुझे बाद में बात कर लेना, स्पेशली टेबल टॉप में, वो मेरा जॉनर नहीं है तो मैं उस बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। थिएटर के भी बहुत सारे जॉनर हैं। थैंक यू सुरेश कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। नो इशू सर, अगर क्वेश्चन है तो आई कैन कैरी ऑन, नो इशू। इफ देर आर क्वेश्चन आई कैन बी हियर, नो इशू। प्लीज शेयर योर सम एक्सपीरियंसेस जब कभी रोल के व्हाट। पूरा सवाल आ जाए सुनील जी। जब कभी रोल के साथ कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हुई हो। हाँ, बिल्कुल बात करूंगा इस बारे में। कुछ रोल आते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको पूरी तरह से बदल देते हैं। जब हम लोगों ने एक जाने मन हमने प्ले किया था रेपेट्री में, बहुत डिफिकल्ट प्ले था वो, वामन जी का बहुत पॉपुलर प्ले था रेपेट्री, हमको बहुत ख्याति मिली थी उससे। उसमें रोल था वो यूनक का, तो वो उनकी साइकोलॉजी समझना, उस बॉडी एक्सपीरियंस को महसूस करना, उसमें बहुत दिक्कत हुई थी। एक और प्ले था जो भारतेंदु की लाइफ पे था, आखिरी 5 days, वेर ही नोज दैट डेथ इज कमिंग एंड ही प्लेज चेस विथ द डेथ। तो उसमें एक पूरे पूरे सीक्वेंस था कि वो डेथ के साथ चेस खेलता है और उससे आर्गुमेंट करता है फिलोसफी पे, रिलीजन पे और कंसेप्ट ऑफ डेथ पे। वो एक बहुत डिफिकल्ट था उसको, क्योंकि उसका एक डेथ सीक्वेंस था जिसमें प्रसन्ना जी ने ये बात बोली थी कि you don't have to make them realize that you died. You should die suddenly. And died means not lower energy, it has to be opposite energy. तो मृत्यु की एनर्जी लो होती है या हाई होती है? जनरली आदमी डिफ्यूज होता है, पर उन्होंने उसका अपोजिट मेरे से प्ले कराया था कि गो अपोजिट, इट्स हैज टू बी हाइटेंड एनर्जी एंड डेथ एंड स्टिल देयर। वो एक बहुत बड़ा मोमेंट और मुश्किल मोमेंट था। एक प्ले और भी था उत्तर रामचरितम, जिसमें हम लोगों को 14 गाने गाने थे और उसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व थी, उसका पूरा फॉर्म भी अलग किस्म का था, जिसमें सीता को वैसे गोद में हाथों में उठा के गाना गाना था। तो देर आर डायरेक्टर्स हु गिव्स यू चैलेंजेस, लाइक मोहन जी ने एक प्ले करवाया था आइंस्टाइन,
उसमें मैंने यंग आइंस्टाइन का रोल किया था। उसमें एक ई इजिकल टू एम सी स्क्वायर का जो फॉर्मूला फाइनली रात को उसको ड्रीम में क्लिक करता है और वो बोर्ड पे जाके लिखता है, दैट वाज वन ऑफ माय टफेस्ट मोमेंट। क्योंकि फॉर राइटिंग बोर्ड पे ई इजिकल टू एम सी स्क्वायर लिख देना एक एक्टर के लिए तो नॉर्मल बात है, बट उसके पीछे एक 3 पेज का मैथमेटिकल कैलकुलेशन था। आई हैव अंडरस्टूड दैट। वो मुझे समझना पड़ा, दोबारा मैथ्स को रिजुविनेट करना पड़ा। तो देयर आर फ्यू एक्सपीरियंसेस वो कमाल के थे। बाकी गांधी अभी जो किया था, या अश्वत्थामा जो मैंने फिरोज शाह कोटला में किया था 2-3 हज़ार लोगों के सामने, दैट वाज अ बिग चैलेंज। बट टू परफॉर्म इन 3-4 थाउजेंड पीपल एंड यू आर डूइंग कि ये मेरा धनुष है, तो देयर आर चैलेंजेस विच मेक्स यू मोर स्ट्रांग। अच्छा लेखक कैसे बना जा सकता है, आई थिंक इसका जवाब तो सर ही दे पाएंगे, क्योंकि मैं राइटर तो नहीं हूँ। लेखक बनना अपने आप में एक अलग विधा है, लाइट डिज़ाइनर बनना अपने आप में एक अलग विधा है, एक्टर बनना एक अलग विधा है। तो ये सब अलग अलग विधाएं हैं। तो मुझे लगता है कि इस बारे में सर बेहतर बताएंगे, या सर ज़रूर किसी को सजेस्ट करेंगे। पर हाँ, अच्छा लेखक बनना, अब ये भी तय करना पड़ेगा कि आपको लेखक में क्या बनना है। वो कविताएं लिखनी है, कि कहानी लिखनी है, कि नाटक लिखना है, कि रिपोर्टाज लिखने हैं, कि निबंध लिखने हैं, कि उपन्यास लिखने हैं। उसको सबका फॉर्म अलग है। तो उसके लिए खूब पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि कविताओं की स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, और कहानियों की स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, और उपन्यासों की स्ट्रक्चरिंग कैसी होती है। कैसे कोई चीज़ विस्तार से जो कही जाती है उपन्यास में, वो कविता में कैसे समझ जाती है, शब्दों का चयन कैसे होता है, ये सब समझना आपको पड़ेगा। इसके लिए पढ़ना बहुत पड़ेगा, क्योंकि आप इमेजिनेशन से तो नहीं लिखेंगे, आपके पास कोई आधार तो होना ही चाहिए। मोहित शर्मा, प्लीज ये बताएं कि आज की जो पीढ़ी रंगमंच को कला ना समझते हुए पायदान समझती है, और सिनेमा और टेलीविजन के लिए आपका क्या कहना है। कोई बात नहीं, वो पायदान समझती है, क्योंकि उसकी लड़ाई अलग किस्म की है। वो वो फिर शायद अपने कॉलेज को भी पायदान समझ के ही आई होगी, और उसका टारगेट पता नहीं। उनके लिए मेरा कुछ कहना नहीं है, वो करना गलत बात नहीं है, पर उस माध्यम को समय दे के जाना जरूरी। क्योंकि आप पायदान जब बना लेते तो आप कहते हैं कि मैं थिएटर से हूँ, पर होते आप पूरी तरह से थिएटर के भी नहीं। अगर आप पूरी तरह से थिएटर के भी हो, तो आपको फिल्म में भी रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी, क्योंकि आप अपने को समय देंगे थोड़ा सा, तो आपका ऑडिशन देने का तरीका भी बदल जाएगा। पर वो आप देने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो फिर पायदान, उनके लिए फिल्म भी पायदान ही है। मतलब मेरा ये कहना है कि आप जिस भी माध्यम में जाएं, उसके लिए आपका पैशन होना चाहिए। जो मैंने सबसे शुरुआत में कही थी कि यू शुड रिस्पेक्ट व्हाट यू चूज। तो अगर आपने फिल्म चुना है, तो उसको पायदान मत बनाइए। फिर आप किसी फिल्म इंस्टीट्यूशन में जाके उस ढंग से ग्रूम होइए। पर आप यहाँ सिंसियरिटी का ढकोसला करके वहां जाए ना, मत करिए। लेकिन हाँ, यहाँ सीखे तो अधूरा ना सीखें, बस इतना है। आप बाद में तो कोई आपको बांध नहीं सकता कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन पायदान भी अगर बना रहे हैं, तो उस पायदान पे कुछ दिन तो रही है मेरे ख्याल से। पार्टिसिपेशन ऑफ स्पेशली एबल्ड थिएटर सर, मेरा इससे अनुभव तो नहीं रहा, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग बहुत अच्छा काम तो कर रहे हैं। मेरे अपने शहर में भी एक अ, मुझे लगता है ये वर्किंग विद स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस इज, आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट वर्क। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे पता है, बट जो मैंने देखा है, प्ले हुआ था व्हील चेयर पे, पूरा प्ले हुआ था। आई सॉ दैट प्ले, व्हाट अ परफॉर्मेंस देवर। बट मुझे लगता है उसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनको तो मैं सल्यूट ही करना चाहूँगा। दे आर डूइंग इट पैशनेटली एक्चुअली। बट मेरा उसका पार्टिसिपेशन को लेके मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने काम नहीं किया है। हाँ, मैंने वैसे जाके काम किया है, लेकिन इसके लिए मेरे अभी मुझे आई हैव नो आइडिया एक्चुअली। तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा कि मैं जानता हूँ। प्लीज स्क्रॉल, ओ सॉरी सर। अच्छा लेखक कैसे बना जा सकता है, पता नहीं, मैं वो बात हो चुकी है। हेलो काजल जी, हाउ आर यू, नाइस टू सी यू। यस सर, माय कंक्लूडिंग रिमार्क्स तो मैं दे ही चुका था। ये तो सवालात आ गए थे, सो इस चक्कर में रुक गया मैं। बस अपनी बात यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा। मैं नटरंग जम्मू का बहुत बहुत आभार
देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये जगह दी। और विशेष तौर पे सर, अच्छा लगता है जब बाहर से आपको कोई कॉल आता है तो आपको बड़ी इंपॉर्टेंस महसूस होती है। आई फील सो स्पेशल व्हेन यू कॉल मी। I respect you, I regard you, and I love you, sir. And thank you, Natrang Jammu. And all the best to each and every one of you. Yasin, Neeraj, thank you for coordinating with me. We will definitely meet soon and we'll do something better. Thank you.